हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक ग्रो। जैसे मेरे वीडियो में आपने देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस्ट्री में यूज होने वाले जनरल टूल्स का। तो और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री में यूज होने वाले पावर टूल्स का। जनरल टूल्स जो मेनली ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू ऑपरेट होते हैं, और पावर टूल्स जो कि मेनली किसी एक्सटर्नल पावर के थ्रू ऑपरेट होता है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज ए पावर टूल। पावर टूल आखिर होता क्या है? तो पावर टूल इज ए डिवाइस दैट इज एक्टिवेटेड बाय एन एक्सटर्नल पावर सोर्स इंस्टेड ऑफ मैनुअल लेवर। एक यहाँ पर मैनुअल एफर्ट्स बहुत कम होते हैं, और एक्सटर्नल पावर सोर्स यानी इलेक्ट्रिकल मोटर हो गया, या न्यूमेटिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, इंजन्स हो गया, उसके थ्रू हम लोग इस टूल्स को पावर प्रोवाइड कराते हैं। एक्सटर्नल सोर्स यानी कि इलेक्ट्रिकल मोटर, कंप्रेस्ड एयर, आईसी इंजन, सीआई इंजन, स्टीम इंजन, आईसी यानी इंटरनल कंबशन, सीआई यानी कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। अब पावर टूल्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं क्या होते हैं। पावर टूल्स एक ड्रिल मशीन एक पावर टूल है, ग्राइंडर्स हैं, न्यूमेटिक टूल्स हैं, पावर हेक्सा है। ड्रिल मशीन, ग्राइंडर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर से चलते हैं। न्यूमेटिक टूल्स यहाँ कंप्रेस्ड एयर यानी कि एयर की पावर से चलते हैं। पावर हेक्सा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इस तरह से कई सारे टूल्स हम लोग पावर टूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। पावर टूल्स को मेनली हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि उनकी यूज के अकॉर्डिंग होता है। एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल, दूसरा होता है स्टेशनरी। पोर्टेबल मीन्स उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग इजीली ले जा सकते हैं। स्टेशनरी मीन्स वो टूल्स एक जगह पर रखा होता है, और जिस मेटल के ऊपर प्रोसेस करना होता है, जिस मेटल की कटिंग, ड्रिलिंग या कुछ भी ऑपरेशन करना होता है, तो उसको स्टेशनरी पावर टूल्स के पास में लेकर आ जाता है। किसी भी एक टिपिकल इंडस्ट्री में सारे स्टेशनरी टूल्स एक टूल रूम में या एक वर्कशॉप में रखे हुए मिलते हैं। जैसे कि हम लोग कॉलेज में भी देख के आते हैं, हमारी जो मैकेनिकल की वर्कशॉप होती है उसमें सारे स्टेशनरी टूल्स हमको इजीली देखने को मिल जाते हैं। अब पोर्टेबल टूल्स का एक बेनिफिट ये है कि पोर्टेबल टूल्स हैंडी होते हैं। इनको आसानी से एक प्लेस पे दूसरी प्लेस पे ले जाकर उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर हम लोग वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पोर्टेबल टूल्स में मेनली हैंड ग्राइंडर, हैंड ड्रिल मशीन, न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर, जिक्सा मशीन को ले सकते हैं। स्टेशनरी टूल्स जो कि टूल रूम के सारे मशीन्स होती हैं, पावर हेक्सा, हैवी ड्रिल मशीन, सरफेस ग्राइंडर एंड हाइड्रोलिक प्रेस। इसमें कई सारे टूल्स आते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए गए हैं चार चार, बाकी अदर पावर टूल्स हैं जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं हैंड ड्रिल मशीन। ये एक पोर्टेबल टूल है। ये ड्रिल मशीन किसी भी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी का पावर केबल यहाँ पे लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को कहीं दूरी पर, कहीं हाइट पर या ऐसी जगह काम करना है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर सॉकेट नहीं है, तो बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल मशीन को हम लोग यूज कर सकते हैं। पावर्ड जो कोड विद कोड, ड्रिल मशीन विद कोड, इसका एक लिमिटेशन है कि इसकी कोड एक लिमिटेड लेंथ की होती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर या 3 मीटर की दूरी तक ही हम लोग यूज कर सकते हैं। जबकि बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल मशीन को हम लोग चाहे जैसे जिस एंगल में कहीं भी यूज किया जा सकता है। अब ड्रिल मशीन जनरली आप लोगों ने घर पे हमारे जब एसी की फिटिंग करने वाला या घर में कुछ वुडन वर्क करने के लिए जो लेबर आती है वो ड्रिल मशीन को यूज करती है। तो हम लोग मैक्सिमम सभी लोगों ने ड्रिल मशीन देखा हुआ है, कभी ना कभी उसको कॉलेज लाइफ में या घर पे हम लोगों ने उसको यूज किया हुआ है। अब ड्रिल मशीन के आगे जो टूल लगता है जिसमें कि एक्चुअल ड्रिल कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं ड्रिल बिट। ये ड्रिल बिट अलग अलग मटेरियल का बना होता है, जो कि आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अब इस ड्रिल बिट को ड्रिल मशीन के साथ होल्ड करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं ड्रिल चक। ये ड्रिल चक ड्रिल मशीन के आगे वाले पार्ट पर लगा होता है, और इस ड्रिल चक में एक जॉ होता है, आगे जो शार्प एज दिख रहा है, इस शार्प एज के में हम लोग ड्रिल को फंसाते हैं। ड्रिल को फंसाने के बाद ये जो इसका की लगा हुआ है इसको बोलते हैं चक्की। चक्की को इस थ्रेडेड वाला पार्ट जो आपको ये गियर पार्ट दिख रहा है, इस गियर पार्ट में फंसाते हैं, जिससे कि वो मूव करता है, और ये अपने इस ड्रिल चक में ये ड्रिल बिट टाइट और लूज होता है। तो एक टिपिकल ड्रिल मशीन को हम लोग उसके पार्ट को कुछ इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके सबसे पहला पार्ट होता है ड्रिल चक। ड्रिल चक के आगे लगा होता है चकजा। उसके बाद ट्रिगर स्विच होता है, जिससे कि ये पावर को, ये चक को ऑन ऑफ करता है। पावर को ऑन ऑफ करके फिर पकड़ने के लिए इसके ग्रिप हैंडल, और लास्ट में इसमें पावर कोड, जिसमें कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जोड़ते हैं। अब डिफरेंट यूज के ऊपर डिफरेंट मटेरियल के ड्रिल बिट बने होते हैं। यहाँ पे ड्रिल बिट का एमओसी यानी कि मेटल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि ड्रिल बिट किस मेटल का बना हुआ होता है और उसको किस चीज़ में ड्रिल करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, HHS टिटेनियम, कोबाल्ट स्टील, कार्बाइड विद डायमंड के। तो लो कार्बन स्टील को हम लोग सॉफ्ट वुड और प्लास्टिक में ड्रिल होल करने के लिए यूज में करते हैं। हाई कार्बन स्टील को थोड़ा हार्ड वुड और सॉफ्ट मटेरियल यानी सॉफ्ट मेटल बोले तो एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, इनमें हम लोग ड्रिल करने के लिए यूज में ले सकते हैं। अब हाई कार्बन स्टील को थोड़ा हार्ड मेटल लाइक
एम एस टूल माइल्ड स्टील में ड्रिल करने के लिए, हार्डवुड, प्लास्टिक, एक्रेलिक शीट, इन सब में ड्रिल करने के लिए यूज में होता है। एक्रेलिक शीट थोड़ा ये ब्रिटल मेटल होता है, तो इसमें HHS से अच्छे से ड्रिल हो पाता है। उसके बाद HHS ड्रिल मशीन के जब टिप पर हम टिटेनियम का कोटिंग कर देते हैं, यानी कि उसकी जो कटिंग एज है उसको टिटेनियम का बना देते हैं, तो इससे हम लोग उससे थोड़ा सा मेटल अलॉयस, जो कि 2 या 3 मेटल से मिलकर बना होता है मटेरियल, उसमें हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। वुड में, उससे हार्डवुड में भी ड्रिल कर सकते हैं, प्लास्टिक में भी, और मेटल अलॉय। उसके बाद आता है कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील थोड़ा हार्ड फॉर्म होता है, इससे हम लोग हार्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील में हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील यानी कि हम लोग घर पे बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं जिनमें कभी जंग नहीं लगता है, तो उस मटेरियल में भी हम लोग कोबाल्ट स्टील के ड्रिल को यूज़ करते हैं। देन आता है कार्बाइड ड्रिल। कार्बाइड बहुत ब्रिटल मेटल होता है, और इसको हम लोग मेनली हार्डेस्ट मटेरियल, क्योंकि HS से भी ज़्यादा, SS से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्टेनलेस स्टील से में तो से भी ज़्यादा हार्ड मटेरियल में इसको यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली अगर उससे ज़्यादा हार्ड मटेरियल में ये ड्रिल कर रहा है तो स्टेनलेस स्टील में भी ये ड्रिल कर ही सकता है। अब कार्बाइड ड्रिल के आगे जब हम लोग डायमंड का पेस्ट यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं PDC, यानी पॉली क्रिस्टलाइन डायमंड, यानी कि का जो ड्रिल बिट होता है उसके आगे कुछ कार्बन के पार्टिकल, डायमंड के पॉइंट्स लगे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ब्रिटल मेटल लाइक ग्लास, सिरेमिक टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल्स, स्टोन, फाइबर ग्लास, इन सभी ब्रिटल मेटल में होल करने के लिए हम लोग इस PDC डायमंड ड्रिल का यूज करते हैं। अब इसमें देखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कार्बाइड ड्रिल होता है, काफ़ी ब्रिटल होता है, तो कार्बाइड ड्रिल को कभी भी हैंड ड्रिल के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा स्टेशनरी ड्रिल मशीन के साथ यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज इसमें ज़रा सा भी हम लोग को हाथ का बैलेंस निकलता है तो उसकी एक्सिस डिफॉर्म होती है, एक्सिस चेंज होती है, और वो कार्बाइड ड्रिल वहीं पर टूट जाता है, हो सकता है उससे आपको चोट भी लगता है, और जिस मेटल में आप होल करना चाह रहे हो उसको भी वो डैमेज कर सकता है। तो काफ़ी ध्यान रखते हो कार्बाइड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। मेनली इंडस्ट्री में HHS का यूज़ किया जाता है, जो कि ड्रिल बिट टूटने पर किसी को नुकसान भी नहीं होता है। अब आता है उसमें हैंड ग्राइंडर वही सेम हैंड ग्राइंडर, या तो एक पावर कोड के साथ आता है जो कि एक लिमिटेड दूरी तक ग्राइंडिंग कर सकता है, और दूसरा आता है बैटरी ऑपरेटर, यानी कि हम लोग कहीं भी इसको अपर सरफेस, लोअर सरफेस, डीप सरफेस कहीं पर भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। हैंड ग्राइंडर के आगे वाले पार्ट में मोटर लगी होती है, और मोटर के आगे हम लोग कोई भी डिस्क लगाते हैं। अब ये हैंड ग्राइंडिंग मल्टीपर्पज़ टूल होता है, अगर इसके आगे हम लोग कटिंग डिस्क लगाते हैं तो कटिंग का काम करता है, ग्राइंडिंग डिस्क लगाते हैं तो ग्राइंडिंग का काम करता है, बफिंग डिस्क लगाते हैं तो ये बफिंग का काम करता है, और हमको लकड़ी वगैरह काटनी है तो वुड कटिंग डिस्क लगाते हैं तो लकड़ी काटने के लिए, वुड काटने के लिए काम आता है। और कभी किसी सरफेस में बहुत ज़्यादा रस्ट हो रखी होती है तो उसको छुड़ाने का है, तो हमको हाथ से छुड़ाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस हैंड ग्राइंडर के आगे इस रस्ट स्क्रैपिंग डिस्क को लगा देते हैं, और उस सरफेस पे इसको हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, तो वो सरफेस से रस्ट को हटा देता है। यानी कि ये एक मल्टीपर्पज़ टूल है जिसको हम लोग जिस तरह से चाहें उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने में काफ़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है, अदरवाइज ये डिस्क कभी भी टूट कर हमारे ऊपर लग सकती है, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हमेशा इसको कवर के साथ यूज़ करते हैं। वैसे जितने भी हैंड ग्राइंडर आते हैं वो ब्रांडेड कंपनीज के आते हैं, तो कभी ऐसा चांस बनता नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए उसको यूज़ करते समय, और अपने सीनियर के गाइडेंस में इसको यूज़ करें। अब हैंड ड्राइल का जो कटिंग डिस्क आता है वो मेनली रेनफोर्सिंग नेट, फाइबर ग्लास रेनफोर्सिंग नेट का बना होता है। जब आपको इसको फ्रंट से देखते हैं इसमें कुछ जालीनुमा दिखता है, ये इस जालीनुमा इसका स्ट्रेंथ का काम करता है। जब इस डिस्क के द्वारा हम लोग किसी भी मटेरियल की कटिंग करते हैं तो मटेरियल की कटिंग तो होती है, साथ साथ इस डिस्क भी वियर आउट होती है, और टाइम टाइम पर इस डिस्क को भी चेंज करना होता है। डिस्क का थिकनेस मैक्सिमम आप 1.2 mm होता है, जो कि कटिंग के लिए सूटेबल है। ये डिस्क जो बनते हैं हाई हीट और प्रेशर के अंडर में बनती है। एक न्यूमेटिक हैंड ग्राइंडर में ये न्यूमेटिक ग्राइंडिंग टिप्स लगाकर उसको ग्राइंडर की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो हैंड ग्राइंडर आता है, हैंड ग्राइंडर सेम इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रिंसिपल है, यहाँ पर इसमें बस इलेक्ट्रिसिटी की जगह हम लोग न्यूमेटिक एयर देते हैं, जिससे कि ये रोटेशन स्टार्ट कर देता है। ड्रिल मशीन में भी सेम न्यूमेटिक एयर से आगे का चक्का रोटरी मोशन मिलता है, जिससे हम लोग किसी भी पार्ट में ड्रिल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसको पेंसिल ग्राइंडर को ऐसे स्क्रू ड्राइवर यूज कर सकते हैं। इसके आगे वाली टिप पर हम लोग स्क्रू ड्राइवर का टिप लगा देते हैं और इसमें पीछे से कंप्रेसर डालते हैं और फिर हैंडल को प्रेस करते हैं तो स्क्रू ड्राइवर की तरह रोटेट होना स्टार्ट कर सकता है। अब इसमें हम लोग ये ग्राइंडिंग व्हील डिफरेंट टाइप के ग्राइंडिंग व्हील यूज़ कर सकते हैं। इनमें सिलेंड्रिकल है, कॉनिकल है, स्पेरिकल है, जहाँ भी जिस तरह का सरफेस है उसको ग्राइंड करना है उसके लिए हम लोग ये ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं। तो जो न्यूमेटिक ऑपरेटेड टूल है वो यूज़ करना उनको ईजी होता है, पावर कंजप्शन भी इनमें कम होता है और ये नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो ये जहाँ पर फाइन फिनिशिंग करनी होती है और नैरो सेशन में हम लोगों को कुछ ड्रिलिंग वगैरह का, ग्राइंडिंग वगैरह का वर्क करना होता है तो हम लोग ये न्यूमेटिक टूल्स यूज़ करते हैं। लेकिन न्यूमेटिक टूल्स की भी कुछ लिमिटेशन है, इनमें बहुत ज़्यादा हम लोग डीप होल्स में नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज ये एयर का प्रेशर से रोटेट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हम लोगों का
इम्पैक्ट रिंच होता है कोई भी बहुत ज़्यादा टाइट बोल्ट होता है उसको खोलने के लिए या किसी बोल्ट को बहुत ज़्यादा टाइट करने के लिए इम्पैक्ट रिंच को यूज़ में किया जाता है। इनका मेनली यूज़ वर्कशॉप में या सर्विस सेंटर पे किया जाता है। हम लोग कई बार अपनी गाड़ी को या बाइक को सर्विस कराने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो कुछ न्यूमेटिक गन को यूज़ करता है। वो न्यूमेटिक गन यही होता है जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट रिंच। ये इम्पैक्ट के साथ किसी बोल्ट को टाइट करता है जिससे कि वो ईजिली नहीं खुल पाता है। अब इम्पैक्ट रिंच के आगे अलग अलग टाइप के इम्पैक्ट सॉकेट लगाते हैं जिससे कि वो डिफरेंट साइज़ के नट बोल्ट्स को ओपन कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट सॉकेट एक हेक्सागोनल भी होता है, सर्कुलर भी होता है और एक स्विल इम्पैक्ट सॉकेट भी होता है। जिस जगह पे हम लोग को थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट होता है यानी कि स्ट्रेट हम लोग उसको इम्पैक्ट रेंज को स्ट्रेट नहीं पकड़ सकते और थोड़ा सा उसको टिल्ट करके पकड़ने का अरेंजमेंट होता है तो वहाँ पे हम लोग स्विल इम्पैक्ट सॉकेट लगाते हैं। इम्पैक्ट का मतलब होता है किसी भी एनर्जी को स्टोर करके सडनली उसको रिलीज करना जिससे कि इम्पैक्ट फोर्स प्रोड्यूस हो सके। तो इम्पैक्ट रेंज उसको यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड भी होता है, बैटरी ऑपरेटेड भी होता है और न्यूमेटिक ऑपरेटेड भी होता है। तो इम्पैक्ट रेंज। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सर्कुलर सा। सर्कुलर सा मेनली इसका यूज जो होता है वो वुड की कटिंग में यूज होता है। यानी कि हम लोगों के पास कभी वुड का बहुत बड़ा पैलेट है या बहुत बड़ा वुड का शीट है तो उसको अगर किसी पर्टिकुलर शेप में काटना है तो हम लोग इस सर्कुलर सा को यूज में करते हैं। ये भी टोटली हैंडी टूल है, इसको भी कहीं भी हम लोग आगे पीछे ले जा सकते हैं। ये भी बैटरी ऑपरेटेड भी होती है सेम और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड भी होता है। इसके आगे एक कटिंग डिस्क लगा होता है। कटिंग डिस्क बहुत ईजिली वुड में कटिंग करने का काम करता है। तो इससे पावर्ड सा यूज टू कट डिफरेंट मेटल सच एज वुड, प्लास्टिक, हाइलम मेटल, नायलॉन, टेफ्लॉन etc। यानी कि इस एक सर्कुलर सा मल्टीपर्पज़ टूल है जिससे हम लोग किसी भी मेटल या वुड या प्लास्टिक या हाइलम शीट पर पर्टिकुलर डिजाइन पे उसको काट सकते हैं, कटिंग की जा सकती है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का हाइड्रोलिक बेरिंग पुलर। हम लास्ट टाइम हम लोगों ने बेरिंग पुलर के बारे में पढ़ा था जो कि मैनुअल था और हाइड्रोलिक बेरिंग पुलर के बारे में जस्ट एक हमने इंट्रोडक्शन लिया था, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। आज थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो हाइड्रोलिक पुलर होता है इसके ऊपर एक हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा होता है। इस हाइड्रोलिक सिलेंडर में जैसे हम लोग पंप मारते हैं यानी कि हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट करते हैं तो सेम प्रेशर इसके शाफ्ट पर यानी कि प्लंजर पर ट्रांसफर होता है और प्लंजर बेरिंग शाफ्ट को दबाता है और बेरिंग की अपनी तरफ खींचने का वर्क करता है। आप देख सकते हैं एक शाफ्ट में से बेरिंग निकालने का अरेंजमेंट इस फिगर में दिखाया हुआ है। इसके टॉप पर इसको मैकेनिकल स्क्रू बोलते हैं। मैकेनिकल स्क्रू को जैसे हम लोग टाइट करते हैं तो हाइड्रोलिक सिलेंडर में भरा हुआ फ्लूइड इस प्लंजर के ऊपर फोर्स लगाता है। ये प्लंजर अपना सारा फोर्स इस नीचे शाफ्ट पर ट्रांसफर करता है। अब ये शाफ्ट को नीचे की तरफ दबाता है तो ये जो अपना क्लैंपिंग आर्म है, क्लैंपिंग आर्म से हम लोगों ने बेरिंग को क्लैंप किया हुआ था तो बेरिंग को ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ खींचती है दोनों आर्म और प्लंजर शाफ्ट को नीचे की तरफ पुश करता है। इससे बेरिंग उसमें इजीली बाहर जाती है। यानी कि हाइड्रोलिक पुलर में हम लोगों को मिनिमम ह्यूमन एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है और हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है। जहाँ पर भी किसी शाफ्ट में टाइट बेरिंग होता है, एकदम फिक्स टाइटली बेरिंग होता है, उसको निकालने के लिए इस हाइड्रोलिक पुलर का यूज़ किया था। या फिर कभी शाफ्ट और बेरिंग के बीच में काफ़ी टाइम से उसमें हम लोग लुब्रिकेशन नहीं करते हैं तो रस्ट लग जाती है, तो उस केस में भी इस हाइड्रोलिक पुलर को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है जो कि हर इंडस्ट्री में यूज़ होता ही होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कट ऑफ मशीन। कट ऑफ मशीन एक थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। इसमें जो कटिंग डिस्क होता है वो 14 इंच या बोले तो 1 फीट से थोड़ा बड़ा होता है। इस मशीन वैसे तो ये पोर्टेबल होता है लेकिन जब इसमें ऑपरेशन करते हैं तो इसको ज़मीन पर रखकर ग्राउंड पर रखकर ऑपरेशन किया जाता है। इस मशीन में हम लोग लोहे के एंगल, MS के एंगल, टाइल्स, कंक्रीट आदि सब चीज़ों को अलग अलग कटिंग डिस्क के हिसाब से काट सकते हैं। इसमें नीचे आप देखेंगे इसकी स्लाइड पर एक हैंडल दिया हुआ है, इससे एक वाइस की तरह काम करता है। इस वाइस में हम लोग किसी मेटल को फंसाते हैं और इस जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें कटिंग डिस्क लगा हुआ है, जो मोटर लगी हुई है, उसको हैंडल के थ्रू नीचे दबाते जाते हैं, इससे वो कटिंग कर जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पार्क उड़ता है तो इस मशीन को एक कवर्ड एरिया में यूज किया जाता है यानी कि उसके आगे पीछे वॉल्स होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ करना प्रेफर किया जाता है। ये मेनली इस वर्क को किसी वर्क को स्पीड में फिनिश करने के लिए इस मशीन को यूज़ में लिया जाता है। ये मेनली फैब्रिकेशन शॉप पर ज़्यादा मिलती है और कंपनी में जहाँ भी फैब्रिकेशन का वर्क होता है इस मशीन को ज़रूर यूज़ किया जाता है। काफ़ी यूज़फुल मशीन है ये भी। नेक्स्ट हम लोग आता है जिक्सा मशीन। जिक्सा मशीन बोले तो हम लोग हेक्सा यूज करते हैं। हेक्सा हम हैंड हेक्सा यूज करते हैं इससे कि यानी कि उसको बोलते हैं आरी। इससे मेटल को या फिर वुड को या प्लास्टिक को काटते हैं उसमें काफ़ी ह्यूमन एफर्ट्स लगता है तो उसी का ये एक एडवांस वर्जन है हेक्सा मशीन। ये भी हेक्सा मशीन यानी कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन, बहुत फास्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इसके आगे जो ब्लेड लगी होती है इसको जिक्सा ब्लेड कहते हैं। इसमें हम देखते हैं आरी की तरह दांते होते हैं तो किसी भी मशीन में किसी भी सरफेस पे किसी भी मेटल के ऊपर इसको लगाकर इसको काटा जाता है तो आरी की तरह उस मेटल की कटिंग करना स्टार्ट कर देती है। इससे हम लोग डिफरेंट टाइप के शेप्स प्राप्त करते हैं। इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ हैंडसा। इट वर्क्स इन फास्टर मैनर विद लेस ह्यूमन एफर्ट्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक मोटर के थ्रू ये ऑपरेट होता है और ये बहुत फास्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और ये किसी भी मटेरियल को, वुड को, प्लास्टिक को, हाइलम शीट को, किसी भी तरह का नॉन फेरस मेटल को ये कटिंग करने में काफ़ी मददगार होता है। तो ये भी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट हम लोगों का आता है हैमर ड्रिल मशीन। जब ये ड्रिल मशीन ही होती है, एक तरह का ड्रिल मशीन ही है, लेकिन इसमें इम्पैक्ट के साथ ड्रिलिंग होती है। लाइक कोई भी मटेरियल है, या हम लोग घर पे जब एसी फिटिंग करवाते हैं तो जो बड़ा मशीन हैंड ड्रिल मशीन हमको दिखता है उसको एक्चुअली हैमर ड्रिल मशीन कहते हैं। हैमर इफेक्ट के साथ ड्रिलिंग करता है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी, लाइटली रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी करता है और साथ में रोटरी मोशन भी करता है। इट्स आल्सो नोन एज प्रिसीशन ड्रिलिंग और इम्पैक्ट ड्रिल। तो हम लोगों की जो कंक्रीट की बाल होती है उसमें इसी टाइप का मोशन चाहिए होता है, रेसिप्रोकेटिंग विद रोटरी, तो ये ड्रिल मशीन अपने को प्रोवाइड कराता है। अब इसके आगे लगने वाला ड्रिल भी थोड़ा स्पेशल ड्रिल होता है। वो नॉर्मल जो हम लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड में ड्रिल पढ़े उनका थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है। तो वो इस तरह होता है, इसमें पीछे एक शैंक होता है, इसकी बॉडी होती है क्रोम प्लेटेड बॉडी होती है जो हार्ड होती है। उसके बाद इसके टॉप फ्लोर पर टंगस्टन कार्बाइड का टिप होता है जो लॉन्ग लाइफ के लिए दिया जाता है। इस टंगस्टन कार्बाइड के टिप को ब्रेजिंग किया जाता है ब्रोंज के थ्रू, जो कि इसको अच्छा खासा हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसमें एल शेप के डबल फ्लूइड्स और प्रोफाइल होते हैं जो कि जो डस्ट निकलता है उसको ईजिली बाहर निकालने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद सैंड ब्लास्टेड सरफेस होती है जो कि इसमें रस्टिंग नहीं लगने देती है। जो ये शैंक होता है, इस शैंक को हम लोग हैंड ड्रिल मशीन में आगे की तरफ इसको हम लोग लगा देते हैं और इस ड्रिल मशीन के साथ हम लोग किसी भी वॉल वगैरह पर इसको ड्रिलिंग के लिए यूज करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो स्लाइड्स में देखा है वो सारा हम लोगों ने स्लाइड्स में देखा है इस पोर्टेबल पावर टूल्स के बारे में। अब पोर्टेबल पावर टूल्स, अब अपना जो मेरी नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स है उसमें हम लोग स्टेशनरी पावर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन माय फ्रेंड्स। अभी आपने जितना भी सीखा है उसको आप 2 या 3 या 4 बार रिवाइज कीजिए। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, इस वीडियो को आप 3, 4, 5 बार देखिए, जिससे आपके दिमाग में टूल्स के बारे में कुछ पता चलेगा, इनके उपयोग के बारे में कुछ पता चलेगा। आपकी जो भी क्वेरी हैं, आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी आप इन टूल्स को उपयोग करने के बारे में कुछ मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिखिए, मैं उनका डेफिनेटली आंसर करूँगा। इससे इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में जो अगला वीडियो आएगा वो स्टेशनरी पावर टूल्स का रहेगा। तो इसमें आपको इन 2 वीडियोज़ के थ्रू आपको पूरे पावर टूल का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। जब भी कभी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको यही पावर टूल्स मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे का मेरा अपकमिंग वीडियो जो आपके लिए आता रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मैं जल्दी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिससे कि आप फर्दर ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू।